Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to DLT class. Students, I hope you will be well. आज के लेक्चर में हम डिजाइन ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट सीखेंगे। चैप्टर 5 में हमने ऑलरेडी फ्लिप फ्लॉप्स और उसकी टाइप्स पढ़ ली हैं। स्टेट रिडक्शन, स्टेट टेबल, स्टेट डायग्राम, ये चीजें सीख ली हैं। इन कंसेप्ट्स को यूज करते हुए आज हम कंप्लीट 7 स्टेप्स का प्रोसीजर सीखेंगे जो कि डिजाइनिंग ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट के लिए यूज होता है। तो आए लेक्चर की तरफ चलते हैं। सिक्वेंशियल सर्किट का डिजाइन प्रोसीजर समझने से पहले अगर मैं एक रिकैप के लिए आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट का डिजाइन प्रोसीजर जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था वो दोबारा अगर उसको गो थ्रू कर लूं तो उसके 4 स्टेप थे। कॉम्बिनेशनल सर्किट का डिजाइन प्रोसीजर पढ़ने के डिजाइन करने के 4 स्टेप थे। कौन कौन से थे वो अगर आप देख सकें तो वो ये वाले स्टेप थे। सबसे पहले जो कॉम्बिनेशनल सर्किट की इनपुट्स होती हैं उनके हिसाब से और नंबर ऑफ जो आउटपुट्स होती हैं उनके हिसाब से हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट से इनपुट्स और आउटपुट्स डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। इनपुट्स और आउटपुट्स के रिलेशन से दूसरा स्टेप यह है कि ट्रुथ टेबल बनाते हैं और फिर हम ट्रुथ टेबल से आउटपुट्स को विद रिस्पेक्ट टू इनपुट मिनिमाइज करते हैं कि आउटपुट की क्या एक्सप्रेशन आती है और फिर उस एक्सप्रेशन से हम लॉजिकल सर्किट बनाते हैं। तो ये जो 4 स्टेप थे ये थे कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करने के पूरा प्रोसीजर था। तो इसी तरह सिक्वेंशियल सर्किट का क्या प्रोसीजर आएगा, स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है। पहला स्टेप क्या है कि जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन है, उससे हम एक स्टेट डायग्राम बनाएंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हुए हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे। स्टेट फ्लो डायग्राम आप पढ़ चुके हैं वो क्या, तो हम पहले स्टेप में डिजाइन प्रोसीजर में सिक्वेंशियल सर्किट के स्टेट डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेट्स रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेट्स इफ पॉसिबल। स्टेट डायग्राम हमने बना ली, अगर स्टेट्स कोई रिडंडेंट है तो उनको रिड्यूस कर देंगे स्टेट रिडक्शन मेथड से, वो भी हमने पढ़ लिया। तीसरा स्टेप है अब स्टेट्स को बाइनरी वैल्यू असाइन कर दें। स्टेट्स जो अल्फाबेट्स की फॉर्म में उनको बाइनरी वैल्यूज असाइन कर दें ताकि हम आगे आसानी से चल सकें। चौथा स्टेप क्या है जी, वो है बाइनरी वैल्यू से हम बाइनरी कोडेड स्टेट टेबल बना लें और उसके बाद फिर 5वां स्टेप ये है कि जी हम फ्लिप फ्लॉप चूज करें, कौन सा फ्लिप फ्लॉप हमने यूज करना है। जब फ्लिप फ्लॉप चूज कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करने का है कि फ्लिप फ्लॉप की इनपुट इक्वेशन डिटरमिन करें और फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट इक्वेशन डिटरमिन करें कि क्या सर्किट की आउटपुट इक्वेशन आएगी और इनपुट आएगी। और उसके बाद आखिरी स्टेप यह है कि लॉजिक डायग्राम सर्किट की ड्रा करें। तो जिस तरह कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करने के 4 स्टेप थे, सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करने के 7 स्टेप्स हैं। अब हम स्टेप वाइज सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करके देखेंगे कि कैसे डिजाइन हो। अब फाइंडिंग स्टेट डायग्राम, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उससे स्टेट डायग्राम कैसे बनाएंगे। स्टेट क्या होती है, स्टेट इज यूज्ड टू रिमेंबर समथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाइड टू द सर्किट। एक सर्किट को कोई इनपुट मिलती है उसके हिसाब से वो किस स्टेट में जाता है, तो पिछली इनपुट क्या थी तो उसके हिसाब से नेक्स्ट स्टेट में जाएगा। तो पिछली इनपुट की नई इनपुट के साथ कोई रिलेशन होता है, वो इस स्टेट्स जो है वो उसकी हिस्ट्री बयान करती है कि पिछली किस स्टेट में था, आगे किस स्टेट में जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल स्टेट ए अगर ये रिप्रेजेंट्स द फैक्ट दैट वन इनपुट हैज अकर्ड अमंग द पास्ट इनपुट्स। अगर स्टेट ए ये शो कर रही है कि पिछली दफा 1 इनपुट आई थी और फॉर एग्जांपल बी ये शो कर सकती है कि जी 1 के बाद 0 आया है, तो अब ये बी स्टेट जो है वो पिछली स्टेट के फॉलो कर रही है कि पहले 1 आया है उसके बाद 0 आया है। तो इस तरह हम सारी स्टेट्स ड्रा करके एक स्टेट फ्लो डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, स्टेट फ्लो डायग्राम में हम क्या चीज फोकस करते हैं कि एक सर्किट में स्टेट्स क्या होती हैं, टू रिमेंबर मीनिंगफुल प्रॉपर्टीज ऑफ पास्ट इनपुट सीक्वेंस दैट आर essential to predict future output values।
अब हम किसी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो एग्जांपल शुरू करने से पहले जो मोस्टली सीक्वेंशियल सर्किट की डिजाइनिंग में एग्जांपल्स कराई जाती हैं वो होती हैं सीक्वेंस रिकॉग्नाइजर उसको बोलते हैं, सीक्वेंस डिटेक्टर बोलते हैं या पैटर्न डिटेक्टर बोलते हैं। ये नॉर्मल सर्किट होता है जो इसकी एग्जांपल्स में शुरू से हम कराते हैं। तो एक सीक्वेंस रिकॉग्नाइजर क्या होता है? A sequence recognizer is a sequential circuit that produces a distinct output value whenever a prescribed pattern of input symbol occur in a sequence। एक ऐसा सर्किट हम डिजाइन करना चाहते हैं कि वो एक इनपुट सीक्वेंस अगर बाइनरी बिट्स का आ रहा है तो उसमें से एक गिवन पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सके, उसको डिटेक्ट कर सके, और जब डिटेक्ट करे तो उसकी आउटपुट पे हमें पता चल जाए कि इसने डिटेक्ट कर लिया है, ये जो रिक्वायर्ड पैटर्न था वो इस इनकमिंग स्ट्रीम में आ गया है। तो हम इस एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि कैसे हम स्पेसिफिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइजर के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को स्टेट डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। जो डिजाइन का पहला स्टेप है, कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टेट डायग्राम बनाते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर अभी हम एक फॉलो करेंगे एज एन एग्जांपल के तौर। फिर जब स्टेट डायग्राम हमारी बन जाएगी तो फिर हम दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे। स्टेट डायग्राम के बाद फिर हम उसको एक स्टेट टेबल में कन्वर्ट करेंगे डिजाइन के नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। स्टेट डायग्राम बनाते हुए क्या चीजें ख्याल की जाती हैं? पहला पॉइंट यह है कि जी इनिशियल स्टेट एक ऐसी हम लेते हैं कि जिसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि नन ऑफ द पोर्शन ऑफ द सीक्वेंस एज अकर्ड। वो एक रीसेट स्टेट होती है जो इनिशियल स्टेट होती है कि जो सीक्वेंस हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं उसका कोई भी पोर्शन, कोई बिट अभी तक इनकम में नहीं आई, इनकम स्ट्रीम जो आ रही है उसमें कोई बिट अकर नहीं हुई, तो वो इनिशियल स्टेट है, रीसेट स्टेट है। फिर हम जब पहली सिंबल हमारे सीक्वेंस की पहली बिट, पहली सिंबल आ जाती है तो हम एक नई स्टेट ऐड कर देते हैं, इनिशियल स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में चले जाते हैं। और फिर जब दूसरी सक्सेसिव सिंबल आती है तो फिर हम एक और स्टेट ऐड कर देते हैं। और फिर फाइनल स्टेट क्या रिप्रेजेंट करती है कि हमारा इनपुट सीक्वेंस जो है वो जो हम चाह रहे थे सीक्वेंस वो अकर हो गया है। फाइनल स्टेट वो होनी चाहिए जो ये डिटेक्ट करे कि हमारा सीक्वेंस अकर हो गया है। और फिर हम स्टेट ट्रांजिशन आर्क्स ऐड करते हैं अपनी स्टेट डायग्राम में कि किसी एक स्टेट पे जब हमारा सीक्वेंस प्रॉपर नहीं आ रहा होगा तो उस स्टेट से उसके साथ क्या होगा, कोई ऐसी इनपुट आई है जो हमारे सीक्वेंस का ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, अगली ट्रांजिशन किस स्टेट में जाएगी, वो आर्क के साथ उसको डिफाइन करते हैं। अब हम की तरफ जाने से पहले अभी जो मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा वो नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर की होगी। नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर का क्या मतलब है कि लास्ट बिट ऑफ वन सीक्वेंस डज नॉट बिकम द फर्स्ट बिट ऑफ नेक्स्ट सीक्वेंस। ये जो इनकमिंग स्ट्रीम बिट्स की आ रही है उसमें जो भी सीक्वेंस हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट सीक्वेंस है, उस पूरे सीक्वेंस में से उसकी आखिरी बिट नेक्स्ट सीक्वेंस की फर्स्ट बिट नहीं है। इसको कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस। तो हमने इसको देखना है आज के लेक्चर में। ऑलरेडी आप नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर की एक एग्जांपल जिसमें डी फ्लिप फ्लॉप से उसको सिंथेसाइज किया गया था मूर मॉडल से, वो आप लेक्चर नंबर 12 में इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ मूर फाइनाइट स्टेट मशीन एन एग्जांपल डिटेक्टिंग 3 कंसेक्यूटिव सीक्वेंस आप पढ़ चुके हैं। लेक्चर 12 आप दोबारा देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम एक सीक्वेंस डिटेक्टर डिजाइन करेंगे 1101 इस सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए, और डी फ्लिप फ्लॉप से करेंगे और मीले मॉडल से करेंगे। उसके बाद नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस को आप जेके फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप से भी डिजाइन कर सकते हैं। ये सिनारियो और ओवरलैपिंग सीक्वेंस के सारे सिनारियोज डी, जेके और टी फ्लिप फ्लॉप और मीले और मूर मॉडल और जो भी सीक्वेंस डिटेक्टर की एग्जांपल्स होंगी वो आप अगले 2 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने एक
1101 सीक्वेंस के लिए, नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस के लिए मेले मॉडल के साथ एक सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करना है। अब इस एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं कि जी हमने एक स्टेट डायग्राम बनानी है इस सीक्वेंस के लिए। तो स्टेट्स क्या डिफाइन करेंगे? assuming it starts with first symbol, continues through each symbol in the sequence to be recognized. Use output 1 to mean the full sequence has occurred, with output 0 otherwise. क्या हम एक सिंबल से दूसरी सिंबल की तरफ जाते जाएंगे, आउटपुट हमारी उस वक्त तक 1 नहीं होगी जब तक सीक्वेंस अकर नहीं हो जाता। तो आउटपुट एक हमने सिग्नल डिफाइन किया आउटपुट का, उसको हमने 0 कहा। जब सीक्वेंस डिटेक्ट हो जाएगा तो आउटपुट को हम 1 कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल स्टार्ट करें अगर हम इनिशियल स्टेट में, तो ए इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे ए जो है वो इनिशियल स्टेट है, रीसेट स्टेट है। तो सीक्वेंस में जब पहला 1 आया तो हम एक बी स्टेट में चले गए, और अभी हमने आउटपुट जो है वो 0 लिखी है। 0 इसलिए लिखी है कि अभी सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हुआ पूरा, सिर्फ एक 1 आया है, अभी आउटपुट सिग्नल 0 है। तो सिर्फ बी स्टेट में सर्किट ने ट्रांजिशन की है, ए से बी स्टेट में। अब बी स्टेट हमने पहले 1 के लिए यहाँ पे ऐड की है। बी स्टेट ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इनपुट पे फर्स्ट 1 आ गया है, आउटपुट अभी 0 है। तो अगर ये सीक्वेंस हम डिटेक्ट करना चाहते हैं तो इसका पहला 1 आ चुका है। अब आगे जब दूसरा 1 आ जाएगा, सपोज कि एक और 1 आ गया, तो हम बी के बाद अगर बी पे हम थे और एक और 1 आ गया, ये दूसरे वाला 1 आ गया, तो फिर हमने एक और स्टेट ऐड कर दी है, सी स्टेट। अभी भी आउटपुट जो है वो 0 है। तो सी क्या है? सी इज द स्टेट ऑब्टेन्ड व्हेन इनपुट सीक्वेंस हैज 2 1s। 2 1 आ जाए किसी भी वक्त, तो ए से बी पे पहले 1 पे गया, बी से सी पे दूसरे 1 पे गया। अब क्या होगा? फाइनली अगर हम कहें कि जी 2 1 आने के बाद 0 आ गया, तो 0 के लिए हमने सी से एक और स्टेट ऐड कर दी है। तो अभी 1 1 और 0 आ गया, तो सी से डी पे चला गया, अभी भी आउटपुट जो है वो 0 है। आउटपुट 0 ये बता रही है कि अभी सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हुआ। अब डी पे अगर हम है और फाइनली अगर फोर्थ 1 आ जाता है, तो आउटपुट 1 होनी चाहिए कि सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया। अगर ये फोर्थ 1 आ जाता है तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया, जिसको हम डिटेक्ट करना चाह रहे थे, तो आउटपुट 1 होनी चाहिए। अब इसके बाद किधर जाना चाहिए? ऐसे एक लाइन में तो हम नहीं चल सकते। तो इसको स्टेट डायग्राम को कंप्लीटली फॉलो करने के लिए कि ट्रांजिशन आर्क्स आउटपुट के बाद किधर जानी चाहिए, आउटपुट के बाद ट्रांजिशन आर्क किधर जानी चाहिए, और फिर बाकी ट्रांजिशन आर्क्स के साथ चाहिए। तो ये हमारे पास स्टेट डायग्राम असल में इस तरह की बनेगी कि पहला 1 आएगा तो ए से बी पे आउटपुट 0, दूसरा 1 आएगा तो बी से सी पे इनपुट 1 आउटपुट 0। और ये मीले मॉडल है जिसमें आउटपुट जो है वो प्रेजेंट स्टेट के साथ साथ इनपुट पे भी डिपेंडेंट है। सी से जब 0 आया आउटपुट 0, इनपुट 0 आई तो डी पे चला गया। अब डी से जब 1 आएगा, डी प्रेजेंट स्टेट होगी और नेक्स्ट 1 आएगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया। सीक्वेंस एक दफा डिटेक्ट हो गया तो आउटपुट 1 कर दिए, तो हम वापस इनिशियल स्टेट में चले गए, ए स्टेट में। ए में इसलिए गए कि एक दफा हमारा सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया। अब अगर दोबारा सीक्वेंस डिटेक्ट होना है तो ए से स्टार्ट करें, दोबारा 1 आएगा तो इधर बी पे, बी से फिर 1 आएगा तो सी पे, सी से 0 आएगा तो डी पे, डी से 1 आएगा तो फिर दूसरी दफा भी डिटेक्ट कर लेगा। तो इसलिए हम डी के बाद ए पे दोबारा इनिशियल स्टेट पे चले गए। तो ये 1101 सीक्वेंस डिटेक्टर, और इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है। अच्छा, अब आगे ये यहाँ तक जो स्टेट डायग्राम है अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ तक जो स्टेट डायग्राम है वो क्या दिखाती है कि एक ए स्टेट का मतलब है कोई सब सीक्वेंस नहीं आया, बी का मतलब है अकेला 1 आया था, सी का मतलब है 2 1 आए थे, और डी का मतलब है 110 अकर हुआ था। और डी के बाद जब ये डी स्टेट ये रिप्रेजेंट करती है कि 110 अकर हो चुका है, इसके बाद जब 1 आएगा तो वापस ए पे चला जाएगा। जो आउटपुट ये डिटेक्ट करेगी कि सीक्वेंस डिटेक्ट हो चुका है। अब अगर आप देखें कि जो आर्क्स
अभी मिसिंग है, फॉर एग्जांपल जो आर्क मिसिंग है उनके साथ क्या होना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताएं कौन सी आर्क मिसिंग है कि ए पे 1 आया तो हम बी पे चले गए, तो ए पे ही अगर रहे 0 आ जाए तो किधर जाना है, और बी पे अगर 1 आया तो हम सी पे चले गए, तो बी पे अगर रहे 0 आएगा तो किधर जाएंगे, तो ये आर्क मिसिंग है। अगर बी स्टेट में और इनपुट 0 आ जाती है तो फिर किधर जाएंगे। तो कौन कौन सी आर्क्स मिसिंग है, ये वाली आर्क्स मिसिंग है कि 0 आर्क फ्रॉम स्टेट ए, 0 आर्क फ्रॉम स्टेट बी, 1 आर्क फ्रॉम स्टेट सी के सी पे अगर 1 इनपुट आ जाए तो क्या करेंगे, और 0 आर्क फ्रॉम स्टेट डी, डी पे अगर 0 आ जाए तो क्या करेंगे। तो ये जब अगर हम ऐड कर दें तो फिर क्या आएगा, ये कंप्लीट स्टेट डायग्राम आ जाएगी इस प्रॉब्लम की, जिसमें हमने 1101 सीक्वेंस को डिटेक्ट करना है, उसकी ये कंप्लीट स्टेट डायग्राम है। ए पे इनिशियल स्टेट है, 0 आएगा तो हम ये आर्क ए के ऊपर ही है, हम ए के अंदर ही रहेंगे। अभी सीक्वेंस की कोई पहली बिट भी नहीं आई तो हमें दूसरी स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ए स्टेट पे अगर 0 इनपुट आती है तो हम आर्क जो है वो इसके ऊपर ही है। अच्छा, पहला 1 आया सीक्वेंस का तो बी पे चले गए, लेकिन अगर बी पे है और फिर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है अभी 11 नहीं आ रहा, 1 के बाद 0 आ गया तो सीक्वेंस चल नहीं रहा आगे, तो फिर हम वापस इनिशियल स्टेट में चलेंगे। इसलिए बी के बाद इनपुट अगर 0 है तो वापस ए पे चलेंगे। सेम इसी तरह बी पे अगर 1 आएगा तो हम सी पे चले जाएंगे। अब बी की दोनों इनपुट्स कवर हो गई, 0 ए पे, 1 सी पे। अब सी पे 0 आएगा तो 0 सीक्वेंस का पार्ट है तो हम डी पे जा रहे हैं, और सी पे अगर 1 आएगा तो हम सी पे ही रह रहे हैं। सी पे इसलिए रह रहे हैं कि बी पे भी 1 आया हुआ है, तो सी पे अगर दूसरा 1 आ जाता है तो ये 2 1 जो है वो भी हमारे सीक्वेंस का ऐसा है, तो सीक्वेंस यहाँ से भी शुरू हो सकता है कि 2 1 और फिर 0 फिर 1, तो इसलिए सी पे अगर 1 आता है तो हम सी पे ही रह रहे हैं, फिर सी पे 0 आता है तो इधर, और फिर डी पे 1 आता है तो सीक्वेंस डिटेक्ट हो जाता है आउटपुट पे 1, और जब हम डी पे पहुंच जाते हैं 1103 3 बिट्स डिटेक्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर 0 आ जाती है इनपुट डी स्टेट पे होते हुए तो फिर हम वापस ए पे जा रहे हैं कि जी अभी जो है वो आउटपुट 0 है, अभी सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हुआ, फिर ए से स्टार्ट करें इनिशियल स्टेट से। तो इस तरह जो है वो ये सारे जो पैटर्न के कॉम्बिनेशन हैं ये स्टेट डायग्राम कवर करती है। तो ये अभी तक जितनी स्लाइड्स थी इसमें हमने प्रॉब्लम से स्टेट डायग्राम कैसे बनानी है वो सीखी है, और ये जैसे मैंने मेंशन किया कि 1 आर्क फ्रॉम स्टेट सी जो इसके ऊपर ही हमने लगाई है वो ये इंप्लाई करती है कि 2 कंसेक्टिव वंस जो है वो अकर हो चुके हैं सी पे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, दूसरा स्टेप जो है वो डिजाइन का वो ये है कि हम स्टेट टेबल बनाएं, स्टेट डायग्राम के बाद स्टेट टेबल बनाएं। हमने एक स्टेट टेबल फिल करना है। अब आप देखेंगे जी यहाँ पे हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं, यहाँ पे 4 स्टेट्स हैं। 4 स्टेट्स का क्या मतलब है, हमें एक स्टेट टेबल चाहिए जिसमें 4 स्टेट्स हो, 1 इनपुट हो और 1 आउटपुट हो। स्टेट टेबल आप पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है कि एक ऐसा टेबल जिसमें तमाम प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट की कॉम्बिनेशन लेके जाते हैं, उसको स्टेट टेबल कहते हैं। तो हम एक 4 रोज वाला पहले स्टेट टेबल ड्रा करेंगे, तो जिसमें प्रेजेंट स्टेट अगर ए हो और एक्स इनपुट 0 आए तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, तो नेक्स्ट स्टेट ए ही है। यहाँ पे देखें कि अगर प्रेजेंट स्टेट ए है, इनपुट 0 आ रही है तो वो ए पे ही रह रहा है, तो हमने x फॉर x इज इक्वल टू 0 नेक्स्ट स्टेट ए है, फॉर x इज इक्वल टू 1 नेक्स्ट स्टेट बी है, और फॉर x इज इक्वल टू 0 जब वो ए पे ही रह रहा था तो आउटपुट 0 है, और फॉर x इज इक्वल टू 1 आउटपुट फिर भी 0 है। इसी तरह अगर प्रेजेंट स्टेट बी है तो फिर क्या नेक्स्ट स्टेट होगी, यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि बी पे अगर इनपुट 0 आती है तो ए पे जा रहा है, बी पे इनपुट 1 आती है तो सी पे जा रहा है, तो ए और सी इसकी नेक्स्ट स्टेट्स हैं। आउटपुट इन दोनों केसेस में भी 0 है। तो प्रेजेंट स्टेट जब बी हो, ए के लिए हमने देख लिया कि नेक्स्ट स्टेट क्या आती है, तो प्रेजेंट स्टेट जब बी होगी तो फिर भी हम नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 ए, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 सी, और आउटपुट 0 0। इसी तरह प्रेजेंट स्टेट जब सी होगी तो नेक्स्ट स्टेट डी और सी। इसी तरह प्रेजेंट स्टेट जब डी होगी तो नेक्स्ट स्टेट ए और ए, दोनों केसेस के लिए, लेकिन जब x 1 होगा तो आउटपुट 1 होगी, जब x 0 होगा तो आउटपुट
0 होगी। बना लिया, ये हमारा स्टेट टेबल आ गया कंप्लीट। अब हमने स्टेट असाइनमेंट करनी है। स्टेट टेबल जब हमने ए बी की फॉर्म में बना लिया है तो अब हमने स्टेट असाइनमेंट करनी है। स्टेट्स को कोड असाइन करना है, बाइनरी कोड, ताकि हम आगे आसानी से चल सकें। अब आप देखें टोटल स्टेट्स कितनी है, 4, ए बी सी डी। तो 4 स्टेट्स के लिए हमें 2 बिट का कोड चाहिए। 2 बिट के कोड पे हम 4 स्टेट्स को कोड कर सकते हैं। और फिर इनका ये मतलब होगा, 2 बिट्स का ये मतलब होगा कि 2 फ्लिप फ्लॉप्स हमें चाहिए होंगे इस सर्किट को डिजाइन करने के लिए। तो 2 बिट के जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ भी बन सकते हैं, 0001 1011। स्टेट असाइनमेंट आप पढ़ चुके हैं, तो 2 बिट के कोड से 24 पॉसिबल असाइनमेंट्स बन सकती हैं। लेकिन नॉर्मली जो असाइनमेंट की जाती है वो काउंटिंग ऑर्डर से की जाती है। तो जिस तरह यहाँ पे हमने जो बाइनरी बिट्स असाइन की 2 बिट्स की, अगर काउंटिंग ऑर्डर में ए को 00 असाइन कर दें, पहली स्टेट को 00, बी को 01 असाइन कर दें, सी को 10 असाइन कर दें और डी को अगर 11 असाइन कर दें, तो इन असाइनमेंट के बाद जो रिजल्टिंग स्टेट टेबल होगा वो इस तरह आएगा कि प्रेजेंट स्टेट 00, नेक्स्ट स्टेट 00 फॉर इनपुट x इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट स्टेट 01 फॉर इनपुट x इज इक्वल टू 1, आउटपुट इज 0 फॉर बोथ केसेस। इसी तरह अगर प्रेजेंट स्टेट 01 होगी तो नेक्स्ट स्टेट 00 है और 10 है। प्रेजेंट स्टेट 10 होगी, नेक्स्ट स्टेट 11 है और 10 है। प्रेजेंट स्टेट डी होगी 11, तो नेक्स्ट स्टेट दोनों केसेस में 0 है, लेकिन फॉर x इज इक्वल टू 1 आउटपुट इस केस में क्या है, 1 है। कि जी सिर्फ ये आउटपुट 1 है जो ये बता रही है कि जी सीक्वेंस डिटेक्ट हुआ है। अब अगर हम कंप्लीट स्टेट टेबल बनाएं तो 00 के लिए x0 के लिए 00, तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में स्टेट टेबल को लिख लिया हमने। ए बी और x इनपुट्स हैं और नेक्स्ट स्टेट है ए बी और ये आउटपुट जी है। तो आप देख रहे हैं उसी तरह के ए बी 11 के लिए जब इनपुट 1 होगी तो नेक्स्ट स्टेट तो 00 होगी लेकिन आउटपुट 1 होगी। ये डी से ए में जा रहा है लेकिन आउटपुट 1 है, जो ये बता रहा है सीक्वेंस डिटेक्ट होगी। अब डिजाइन के प्रोसीजर को अगर फॉलो करते जाएं तो हमने स्टेट डायग्राम बना ली, उसके बाद हमने स्टेट रिड्यूस नहीं हो सकती थी तो स्टेट्स को बाइनरी वैल्यूज असाइन कर दी। बाइनरी वैल्यूज असाइन करने के बाद हमने स्टेट टेबल भी बना लिया। अब हमने क्या करना है, फ्लिप फ्लॉप चूज करना है कि किस फ्लिप फ्लॉप से हम ये सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं। क्योंकि हम फ्लिप फ्लॉप्स की 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं, तो 5वां स्टेप है फ्लिप फ्लॉप चूज करें कि इस सीक्वेंशियल सर्किट में एज ए मेमोरी यूनिट आप कौन सा फ्लिप फ्लॉप लगाना चाहते हैं। तो जब हम फ्लिप फ्लॉप चूज कर लेंगे फिर हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे कि फ्लिप फ्लॉप की इनपुट इक्वेशन और आउटपुट की इक्वेशन निकालेंगे और फिर हम सर्किट बना देंगे। तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं स्टेप नंबर 4 में। अब 5 करना। तो जनरल जो सीक्वेंस डिटेक्टर बना रहे हैं उसमें अब फ्लिप फ्लॉप जो हम चूज करेंगे 2 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। तो फ्लिप फ्लॉप 2 यूज होंगे वो हम चूज कर। आपको पता है सीक्वेंशियल सर्किट का जो प्रोसीजर है उसमें मेमोरी यूनिट के तौर पे फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप हमारे पास 3 है। एक डी फ्लिप फ्लॉप है जो हमने पढ़ा था, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये उसकी इक्वेशन है, ये उसका टेबल है। जेके फ्लिप फ्लॉप है, ये उसकी इक्वेशन है, ये उसका टेबल है। ये टी फ्लिप फ्लॉप है। इनमें से हमने फ्लिप फ्लॉप चूज करना है। तो हम इस केस में डी फ्लिप फ्लॉप चूज कर रहे हैं कि हम इस सर्किट को डी फ्लिप फ्लॉप से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसको मैं ड्रा करना चाहूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो सीक्वेंशियल सर्किट का स्ट्रक्चर यह होता है कि जी उसमें इनपुट और मेमोरी एलिमेंट। तो जो ये वाला सर्किट है इसमें 2 मेमोरी एलिमेंट्स हैं। तो 2 फ्लिप फ्लॉप हमने चूज कर लिए। एक फ्लिप फ्लॉप को प्रेजेंट स्टेट ऑफ ए के लिए हम ए फ्लिप फ्लॉप का नाम देते हैं, दूसरे को बी का नाम देते हैं। तो ये जो बी है ये प्रेजेंट स्टेट वैल्यू को शो करेगा। ये ए फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे इसकी प्रेजेंट स्टेट वैल्यू, इसको हम एज ए फीडबैक ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू पे फीडबैक लेते हैं इनपुट पे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू इनपुट पे आएगी, बी की वैल्यू एज ए इनपुट अवेलेबल है, एक्स की वैल्यू इनपुट अवेलेबल है जो कि ये एक्सटर्नल इनपुट है। और अब नेक्स्ट स्टेट वैल्यू जनरेट करने के लिए, ये वाली वैल्यू जनरेट करने के लिए यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे क्या
इक्वेशंस आएंगी ये हमने निकालनी है। और इसी तरह हमारे पास जो जी आउटपुट है उसका यहाँ पे क्या सर्किट आएगा इन ए बी और एक्स की फॉर्म में। अब फॉर एग्जांपल जो स्टेट टेबल हमने बनाया था उसमें ए पे अगर 0 0 हो, यहाँ पे ए पे 0 हो, बी पे 0 हो प्रेजेंट स्टेट, और इनपुट एक्स 0 आए तो अगली दफा स्टेट 0 0 ही रह रही थी, ए स्टेट में ही रह रहा था सर्किट। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंटली 0 हो, बी पे 0 हो, तो ये 0 इधर भी हमें अवेलेबल है, इनपुट पे इधर भी अवेलेबल है, और एक्स पे अगर 0 आता है तो नेक्स्ट स्टेट पे ए पे 0 रहना चाहिए, बी पे 0 रहना चाहिए। इसको लाने के लिए यहाँ पे इसकी इनपुट पे क्या लगाएंगे वो हम डिटरमिन करेंगे। तो इसके लिए हमें फ्लिप फ्लॉप इनपुट वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। फ्लिप फ्लॉप इनपुट वैल्यूज हम निकाल के उनको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन निकाल के यहाँ पे सर्किट लगाएंगे। ये यहाँ पे बताया गया कि अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 0 है, तो यहाँ पे डी की इनपुट पे क्या होगा, डी ए पे क्या होगा, डी बी पे क्या होगा। प्रेजेंट स्टेट अगर बी की 0 है और नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए फॉर इनपुट एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या होगा। तो ये वाली फ्लिप फ्लॉप इनपुट वैल्यूज इनको कहते हैं। ये स्टेट टेबल का पार्ट नहीं होती। स्टेट टेबल सिर्फ प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट के तमाम कॉम्बिनेशंस को लिखने के नाम को स्टेट टेबल कहते हैं। लेकिन साथ ही अब हमने फ्लिप फ्लॉप इनपुट वैल्यूज निकालनी है। ये इनपुट वैल्यूज ये डिटरमिन करेंगी कि फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे क्या सर्किट लगेगा। जब ये वैल्यूज आ जाएंगी इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम सर्किट निकाल लेंगे। अब ये कैसे आएंगी, इसके लिए जो कंसेप्ट यूज होता है उसको कहते हैं एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल क्या है, जैसे हमने फ्लिप फ्लॉप का एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल पढ़ा, इसी तरह हर फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल है। एक्साइटेशन टेबल shows the minimum input that are necessary to generate a particular next state। अब हमारे पास प्रेजेंट स्टेट भी है और नेक्स्ट स्टेट भी है, आउटपुट्स हमारे पास मौजूद हैं। हमने इनपुट देखना है कि इस आउटपुट के लिए क्या इनपुट होनी चाहिए। तो अब हमने देखें ये डी का कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। हमें पता है कि डी पे 0 होगा तो अगली दफा आउटपुट पे 0 आएगा। लेकिन अब हमारे पास स्टेट टेबल में ये मौजूद है कि प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 हो तो डी पे क्या होना चाहिए। तो हमारे पास स्टेट टेबल में प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट ये चीजें मौजूद हैं। तो अब अगर आप देखें कि डी की इनपुट को आप देखें तो डी 0 पे 0 देता है, तो प्रेजेंट स्टेट अगर 0, अगर नेक्स्ट हमें 0 चाहिए तो डी की इनपुट पे भी 0 होना चाहिए, तो नेक्स्ट पे वो 0 दे देगा। नेक्स्ट अगर हमें 1 चाहिए, प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तो फिर हमें डी पे 1 देना पड़ेगा ताकि वो नेक्स्ट स्टेट में 1 दे, क्योंकि हमें पता है कि डी पे जब 1 होगा तो अगली दफा वो 1 देगा। इसी तरह अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है और अगली दफा 0 चाहिए तो डी पे हमें फिर भी 0 लाना पड़ेगा कि डी पे 0 होगा तो डी अगली दफा 0 देगा नेक्स्ट स्टेट में। इसी तरह डी पे प्रेजेंट स्टेट अगर 1 है और अगली दफा 1 चाहिए तो फिर भी डी पे हमें 1 लाना चाहिए। तो एक्साइटेशन टेबल में आप प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की कॉम्बिनेशन की देख के आप डी इनपुट वैल्यूज डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए भी आप कर सकते हैं और टी के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट स्टेट अगर 0 हो और नेक्स्ट स्टेट भी 0 चाहिए हो जे के की केस में, तो आपको क्या जे और के की इनपुट पे क्या वैल्यू देनी होगी। हमारे पास जे के का कैरेक्टरिस्टिक टेबल अब अगर आपको याद हो, अब आप देखें कि नेक्स्ट स्टेट आपको 0 चाहिए तो 0 यहाँ पे दो केसेस में आ सकता है कि अगर हम जे पे 0 दें, के पे 1 दें तो वो रीसेट कर देता है। रीसेट का मतलब है आउटपुट को 0 कर देता है। और अगर जे पे 0 दें, के पे 0 दें तो प्रीवियस स्टेट को चेंज नहीं करता, तो प्रीवियस स्टेट यहाँ पे 0 है तो ये प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करेगा। अगली दफा इस केस में भी 0 आ सकता है, जे पे 0 के पे 0, या जे पे 0 के पे 1 फिर भी ये अगली दफा 0 ला सकता है। तो दो कंडीशंस हैं कि जे पे आप देखें 0 है, के पे 0 हो या 1 हो तो ये वाली वैल्यू हमें मिल सकती है। अगर क्यू पे 1 है तो क्यू ऑफ टी प्लस 1 पे अगली दफा क्यू पे 0 है तो अगली दफा यहाँ पे 0 आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे जे और डोंट केयर डाला है कि जे दोनों केसेस में सेम है, के कुछ भी हो तो इस कंडीशन के लिए कि अगर प्रीवियस 0 है नेक्स्ट 0 लाने के लिए जे और के डोंट केयर हो तो हम ले सकते हैं ये वैल्यू। इसी तरह प्रीवियस 0 हो नेक्स्ट 1 हो तो 1 और x के साथ आ जाएगा।
प्रीवियस 1 हो नेक्स्ट 0 हो तो x और 1 के साथ क्योंकि इन दो कंडीशन से आ सकता है, और प्रीवियस 1 हो तो नेक्स्ट 1 हो तो x और 0 के साथ आ सकता है कि j की इनपुट पे x हो k पे 0 हो तो हम ये वैल्यू ले सकते हैं, अगर प्रीवियसली 1 है तो नेक्स्ट 1। तो इसी तरह t का जो है वो एक्साइटेशन टेबल क्या होगा, t आपको पता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप है। अब अगर प्रीवियस वैल्यू 0 है नेक्स्ट 0 है, इसका मतलब है आप प्रीवियस को मेंटेन कर रहे हैं, तो मेंटेन करने के लिए t की इनपुट पे 0 होगा तो वो मेंटेन करेगा। इसी तरह यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए t की इनपुट पे 1 होगा तो वो प्रीवियस वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू पे आउटपुट पे कॉम्प्लीमेंट कर देगा। यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है तो t 1 होगा और आखिर में फिर वो मेंटेन हो रहा है तो t 0 होगा। ये है एक्साइटेशन टेबल। अब आप एक्साइटेशन टेबल से हमने फ्लिप फ्लॉप की इनपुट वैल्यूज डिसाइड कर ली ये सारी, कि अगर ए पे 0 है प्रेजेंट स्टेट में और नेक्स्ट स्टेट भी ए पे हमें 0 चाहिए तो डी फ्लिप फ्लॉप की ए इनपुट भी हमें 0 देना होगा, तो अगले साइकिल में वो हमें आउटपुट पे 0 देगा, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट साइकिल में भी 0 चाहिए तो डी की इनपुट पे 0 देना होगा। तो डी का तो काफी आसान है कि जो भी नेक्स्ट स्टेट होती है वो सारी आप इधर कॉपी कर सकते हैं, कि वो सारी आप इनपुट पे लाएंगे तो वो नेक्स्ट स्टेट पे आएगी। हमें पता है कि डी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये कहती है कि क्यू ऑफ टी प्लस 1 या एफ टी प्लस 1 इज इक्वल टू डी। तो जो भी ये वैल्यूज हैं वो हमें सारी इनपुट पे आ जाएंगी, लेकिन जे और के केस में डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल जे के फ्लिप फ्लॉप हम चूज करते हैं, यहाँ पे जे ए और के ए दो इनपुट्स होती हैं, तो वो हम फिर एक्साइटेशन टेबल से देख के लिखते हैं कि प्रीवियस स्टेट के लिए नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या जे पे क्या होगा के पे क्या होगा। इसी तरह हमने डी बी की वैल्यूज डिसाइड कर ली, वो भी जो भी बी की वैल्यूज है नेक्स्ट स्टेट की वही उसकी इनपुट पे आ जाएंगी सारी, तो ये यहाँ पे हमने लिख ली। तो हमने फ्लिप फ्लॉप इनपुट वैल्यूज डिसाइड कर ली। अब अगर आप देखें कि इसको मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखें तो डी ए की कौन कौन सी मिन टर्म्स हैं, 1, 4 और 5, इन तीन 3, 4 और 5, तो ये उसकी समेशन ऑफ मिन टर्म इक्वेशन हमने लिख ली ए ऑफ टी प्लस 1। चूंकि डी ए की ये इक्वेशन है तो यही ए ऑफ टी प्लस 1 की इक्वेशन होगी। तो डी ए की मिन टर्म है 3, 4 और 5। डी बी की मिन टर्म्स कौन सी हैं, 1 और 4, और जो आउटपुट है सॉरी y लिख दिया गया, z भी लिखा हुआ है, जो आउटपुट यहाँ पे उसकी ए की मिन टर्म है। अब अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें, अगर आप ये डी ए को सिंप्लीफाई करें 3, 4 और 5, ये 3, 1, 3 वाला 1 आ गया, ये 4 और 5, ये एक पेयर बन गया, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एक इक्वेशन आ गई, डी ए की इक्वेशन आ गई, ए बी बार प्लस ए बार बी एक्स। इसी तरह अगर डी बी को सिंप्लीफाई करें तो ये चूंकि 2 1 है इनका कोई पेयर नहीं बनता, तो ये इक्वेशन इसकी आ गई है मिन टर्म की फॉर्म में। और इसी तरह आउटपुट जो है हमारी जी उसकी ए की मिन टर्म है तो उसकी इक्वेशन क्या है ए बी एक्स। जब तीनों 7 वाली है, जब तीनों 1 होंगे प्रेजेंट स्टेट भी और इनपुट एक्स भी, तो आउटपुट 1 होगी उस वक्त। तो ये तीन इक्वेशंस हमने बना ली। अब हमारा काम सिंपल हो गया, अब हमने इन इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो हमारा डिजाइन हो जाएगा। अब आप सर्किट डायग्राम अगर देखें तो ये जो डी ए की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट स्टेट ए बी और एक्स, इसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे। प्रेजेंट स्टेट ऑफ ए भी एज एन इनपुट हमारे पास अवेलेबल है, प्रेजेंट स्टेट ऑफ बी भी एज एन इनपुट अवेलेबल है, एक्स इनपुट भी अवेलेबल है। तो अगर हम ये ए बी बार, ये ए यहाँ से ले लिया, ये बी बार यहाँ से हम ले सकते हैं, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, तो इनको एंड कर दें, ये एक्स और ये बी ये जो दूसरे एंड हो रहे हैं और ए बार यहाँ पे, तो ये 3 इनपुट वाला एंड यहाँ पे लगाएंगे, ए बार शायद मिस हो गया, तो फिर इन दोनों को आर करेंगे तो ये इक्वेशन जो है ये डी ए पे लगा लेंगे हम। इसी तरह ये इक्वेशन जो डी बी की आई है इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे, और इसी तरह जो हमारी आउटपुट की इक्वेशन आई है ए बी एक्स, ए बी प्रेजेंट स्टेट ऑफ ए प्रेजेंट स्टेट ऑफ बी और एक्स इनपुट, इनको एंड करेंगे यहाँ पे तो जी आ जाएगी। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हमने फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस को फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे लगा लिया और 2 फ्लिप फ्लॉप यूज कर लिया हमने,
दो फ्लिप फ्लॉप ये बताते हैं कि ये 2 बिट्स को स्टोर करेंगे एज ए प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट यहाँ से इस इनपुट के हिसाब से जनरेट होगी। अब ये एक्स है, ये जी आउटपुट है और ये मेमोरी एलिमेंट्स हैं, तो ये कंप्लीट सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन हो गया जो हमारे सीक्वेंस को डिटेक्ट कर रहा है। जब ये जी आउटपुट 1 होगी तो हमें ये पता चल जाएगा सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया। तो ये कंप्लीट सर्किट है। तो इसके 7 स्टेप्स हैं जैसे हमने देखे थे शुरू में। सबसे पहले अगर हम रिवाइज करें तो स्टेट डायग्राम बनाएं, उसके बाद स्टेट्स को रिड्यूस करें, उसके बाद स्टेट्स को बाइनरी वैल्यूज असाइन करें, फिर बाइनरी कोडेड स्टेट टेबल बनाएं बाइनरी वैल्यूज के साथ, फिर फ्लिप फ्लॉप चूज करें और एक्साइटेशन टेबल से फ्लिप फ्लॉप की इनपुट इक्वेशंस वैल्यूज निकालें पहले, फिर उनको सिंप्लीफाई करें, फ्लिप फ्लॉप की इनपुट इक्वेशंस निकालें, आउटपुट की इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकालें थ्रू कैब मैप और फिर लॉजिक डायग्राम बना दें। तो इस तरह हमारा ये लेक्चर एंड हो जाता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हुई तो अपकमिंग ऑनलाइन सेशन में जरूर डिस्कस करें। थैंक यू।